गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज सिग्मा इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस एंड आई एम निखिल सोलंकी। हम आज वापस लेके आए सोशल साइंस चैप्टर नंबर 1 हेरिटेज ऑफ इंडिया। 5 मार्क का वेटेज है। हम आगे बढ़ते आईएमपी वाले पोर्शन के ऊपर हम बढ़ रहे हैं ना। पढ़ने में ध्यान देते रहना है और ये वीडियो को कड़क देखोगे 2 मार्क्स तो ये देके ही जाएगा। आज का वीडियो देखो, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, हम सीधा मुद्दे के ऊपर आते हैं। प्रिमिटिव मतलब एकदम शुरुआत का बंदा, एकदम शुरुआत का इंसान, बराबर है, जिसको कुछ आता नहीं था ऐसा बोल दो। केम इनटू एग्जिस्टेंस इन ईस्टर्न साउथ अफ्रीका। ईस्टर्न साउथ अफ्रीका में वो दिखा गया इंसान, सबसे पहला प्रिमिटिव इंसान जिसको कुछ, ये प्रिमिटिव मैन मतलब वो मतलब घूमने वाला इधर उधर, ना जिसके पास आपके जैसा आईफोन था, बराबर है, ना उसके पास लैपटॉप था। हालांकि ये सब चीज़ें नहीं है तो बेटा चार्जर भी नहीं होगा, है ना। और दूसरी बातें नहीं करनी है हमें। प्रिमिटिव मैन कैसा था आपको पता ही होगा। अब क्या हुआ, ये पहली लाइन से दूसरी लाइन कोरिलेट नहीं करती है। क्यों लिखा है मुझे पता नहीं चलता। अगर किसी भी बुक में कोई लाइन एक लाइन से दूसरी लाइन को कोरिलेट नहीं कर रही है तो उस बुक को हम ऐसे पुअर बुक बोल सकते हैं। अब देखो, ऐसा बोला गया पहली लाइन में कि इंसान, सबसे पहला इंसान ईस्टर्न साउथ अफ्रीका में देखा गया, प्रिमिटिव मैन। समझ रहे हो क्यों लिखा गया, भगवान ही जाने। नाउ पूरी दुनिया में से सभी देश के लोग जहां जहां भी इंसान थे, उन लोगों को भारत से मतलब हद से ज्यादा अट्रैक्शन हुआ। क्यों? मेस्मराइज्ड, अट्रैक्टेड बोल सकते हो आप, है ना। चकाचौंध से मंत्रमुग्ध हो गए, ऐसा हिंदी वर्ड बोल सकते हो। हमारा जो वैविध्यपूर्ण था और समृद्ध वारसा था, काफी सारे लोग यहां पे आए, केम टू इंडिया, बराबर है, वेरी गुड है। उसके परिणाम स्वरूप द रिमेन्स ऑफ ऑल ट्राइब्स आर फाउंड इन इंडिया। भारत देश में हर एक प्रजाति के एमालगमेशन यानी मिश्रण देखा जा सकता है। एमालगमेशन, हर एक प्रजाति का मिश्रण देखा जा सकता है। अमालगमेशन मतलब मिश्रण। जैसे ही देखो, आप तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखते हो, बराबर है। बबीता जी है, बंगाली है, हमारे जो अय्यर जी है वो साउथ इंडियन है। देखो, अगर जैसे ही वो दोनों ने शादी करी, बराबर है, तो उनके घर में एक अलग सा एटमॉस्फेयर होता है। बबीता जी के कुछ अलग रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, परंपराएं होती है। वैसे अय्यर जी के भी अलग रूल्स होंगे, परंपराएं होंगी। तो दोनों मतलब परंपराओं का मिश्रण हुआ। तो ऐसे ही जब उनके बच्चे पैदा होंगे तो वो एक अलग ही परंपरा को अस्तित्व देंगे। वो तो दोनों परंपराओं को मानेंगे, क्योंकि मम्मी ने भी कुछ सिखा रहे हैं, पापा भी कुछ सिखा रहे हैं। तो इसी कुछ चीज को हम बोलते हैं एमालगमेशन। ऐसे ही भारत देश में एमालगमेशन होता रहा और परंपराएं अपने आप को बदलती रही। एक श्रेष्ठ संस्कृति अस्तित्व में आई है हमारे देश में, है ना। देखो, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, मैं उसकी एडवर्टाइज नहीं कर रहा हूं, लेकिन हमें वहां पे बहुत सारी चीजें, अगर हमारी संस्कृति को काफी हद तक आपको समझना है तो एक बार तारक मेहता का उल्टा चश्मा समझना चाहिए, अलग तरीके से समझना चाहिए, हमारी संस्कृति के हिसाब से हमें समझना चाहिए, बराबर है। नाउ ऐसा माना जाता था जो द्रविडियंस है, सबसे पहले भारत में आए। हमारी ऐसी एक सोच थी, द्रविडियंस वेर कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट एंशिएंट पीपल ऑफ इंडिया। अगर भारत में कोई सबसे पहले आया, सबसे पौराणिक प्रजाति है तो वो द्रविडियंस के बारे में मैं आपको, वैसे हमें इस बुक में पढ़ना है पर उससे पहले कुछ बता दूं। द्रविडियंस सबसे पहले भारत में आए, वो थोड़े नॉर्थ साइड रहते थे, लेकिन फिर जब आर्यंस आए, आर्यंस यानी क्या, आपने महाभारत देखी है क्या? गांधारी जी अपने पतिश्री को, है ना, धृतराष्ट्र जी को ऐसा बोलती थी, आर्यपुत्र, याद है आपको? तो जो महाभारत में जितने भी ये जो दुर्योधन है, पांडव है, सब आर्यंस है। तो ये इतने शक्तिशाली थे, इनका प्रभाव इतना था, उसकी वजह से, उनके डर से बोल दो, वो साउथ में चले गए द्रविडियंस। फिर द्रविडियंस की लैंग्वेज, क्योंकि वो साउथ में चले गए, तमिल है, कन्नड़ है, समझ रहे हो, अलग अलग लैंग्वेज, साउथ की लैंग्वेज के बारे में आपको पता होगा। फिर ये जो भगवान को मानना, ये सब भी उन्हीं की देन है। आज की तारीख में उनका, द्रविडियंस का, जो साउथ के लोग हैं, उनके मेन भगवान है शंकर भगवान के बड़े वाले बेटे कार्तिक, जिनको हम अयप्पा भी बोलते हैं। ये लोग अयप्पा पूजा करते हैं, राइट। दैट उनके बारे में हमने, द्रविडियंस के बारे में हल्का सा जाना। लेकिन
द्रविडियंस को ऐसे भारत की एंशिएंट प्रजाति मानने से पहले, सबसे एंशिएंट प्रजाति मानने से पहले हम और कुछ लॉजिकल थिंग्स को पढ़ लेते हैं जो लिंग्विस्टिक स्पेशलिस्ट बोलते हैं। लिंग्विस्टिक मतलब क्या? जो मतलब भाषाओं के जानकार होते हैं। फिर होते हैं एंथ्रोपोलॉजिस्ट। एंथ्रोपोलॉजिस्ट क्या है? एंथ्रोपोलॉजी है एक ऐसा सोशल साइंस है, एक ऐसा सामाजिक विज्ञान है जो इंसानों की जो सामाजिक रिलेशन है उनको स्टडी करता है, उनके एग्जिस्टेंस को स्टडी करता है, उसको हम एंथ्रोपोलॉजी बोलते हैं। राइट देन इन लोगों ने हमें क्या बताया? इन लोगों ने बताया कि एक्चुअली द्रविडियन से पहले 6 और प्रजाति भारत देश में आ चुकी थी। तो ये पैराग्राफ हमने जो अभी डिस्कस किया उसको डिनोट करता है। द्रविडियंस वेर कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट एंशिएंट पीपल ऑफ इंडिया, ऐसा माना जाता था। लेकिन जो मॉडर्न रिसर्चर ऑफ लिंग्विस्टिक, ये वर्ड्स के बारे में मैंने आपको बता दिया, एंड एंथ्रोपोलॉजी हैव प्रूव्ड दैट, उन्होंने प्रूव करके दे दिया, हेंस प्रूव्ड करके दे दिया, इवन बिफोर द द्रविडियंस के पहले हमारे देश में 6 मोर प्रजाति आई थी, 6 मोर ट्राइब्स केम एंड सेटल्ड इन इंडिया। और चलो उनके बारे में पढ़ते हैं, लेट अस एक्सप्लोर मोर अबाउट देम। सबसे पहले हमारे देश में द्रविडियन से पहले भी कौन आया? नेग्रेटॉइट बोल दो, जिसको हम हप्सी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हप्सी बोलते हैं। नेग्रेटॉइड पीपल को हप्सी बोलना, देखो ये है ना मुद्दा, एग्जाम रिलेटेड चीजें आ जाएगी सीधी, एग्जाम में आ सकता है 2 मार्क में, एक्सप्लेन अबाउट हप्सी पीपल या नेग्रेटॉइड पीपल। तो 2 लाइन बोलनी है। ये कहां से आए थे? ये भारत में कहां से आए थे? एक बार मैप में देख देना, वो पुराने जमाने में एंशिएंट टाइम में अगर भारत में आना है ना तो बलूचिस्तान पता है आपको कहां पे आया है? आपको बता दूं, जिसको हम पाकिस्तान बोलते हैं, जो बाकायदा 1947 से पहले हमारा हिस्सा हुआ करता था, पाकिस्तान बोलते हैं। पाकिस्तान का जो मैप है तकरीबन ऐसा होगा, हाँ बिल्कुल ऐसा तो नहीं है, समझ लो अप्रोक्सीमेटली ऐसा है पाकिस्तान, उसमें आधा बलूचिस्तान है। तो समझो अगर उनको आना था तो अफ्रीका, वो आए हैं, ये नेग्रेटॉइड हप्सी पीपल है। आज की तारीख में अफ्रीका के काफी, साउथ अफ्रीका के या अफ्रीकन कंट्रीज के काफी लोग को हम हप्सी पीपल बोलते हैं, बराबर है। और वो रेसिज्म काइंड ऑफ टिप्पणी भी नहीं होती है, उनको हप्सी पीपल हम हमारी लैंग्वेज में बोलते तो बोल सकते हैं, ठीक है, बराबर है। वैसे ये बुक में अभी ब्लैक पीपल वो सब भी यूज किया गया है, तो एक्चुअली तो किसी को काला बोलना वो एक मतलब हद से ज्यादा गलत बात है, लेकिन हमें पढ़ाया गया कि ये लोग काले थे, है ना। अगर हम ऐसे फिर बोल भी नहीं सकते, ठीक है, कुछ चीज़ें हमें समझ में नहीं आती क्यों ऐसे रूल्स होते हैं। अच्छा, ये लोग कहाँ से आए थे? बलूचिस्तान पता पड़ा बेटा आपको, है ना। जो बलूच पीपल है एक्चुअली दे लाइक इंडिया, बलूच पीपल जो होते हैं और उनको भारत के गवर्नमेंट का भी हमेशा सपोर्ट रहता है। वैसे ऑफिशियली ऐसे वर्ड्स नहीं बोलने चाहिए, बराबर है। तो एक पाकिस्तान का आधा पाकिस्तान अलग है, आधा पाकिस्तान अलग है, यू नो, समझ रहे हो। तो ये बेसिकली जो नेग्रोटेड हप्सी पीपल थे वो आए कहां थे? अफ्रीका से आए थे। उनका वाया समझते हो आप, मतलब एक रूट होता है, तो पहले बलूचिस्तान होके भारत में आए वो लोग, बराबर है। उनके बारे में मतलब 3-4 लाइनें पढ़ लेते, एक लाइन तो मैंने पहले ही आपको बता दिया, बराबर है। सम हिस्टोरियंस, जो काफी सारे हिस्ट्री के जानकार लोग हैं, वो ऐसा मानते हैं, मानने की बात है, वी डिडंट हैव प्रूफ दैट नेग्रेट और नेग्रोस, नाम याद रख लेना, इनके 2 नाम आपको बुक में दिए गए हैं, एक्चुअली 4 हो गए, एमसीक्यू में आ सकते हैं। नेग्रिटोइड को हम हप्सी भी बोल सकते हैं, नेग्रेट भी बोल सकते हैं, नेग्रोस भी बोल सकते हैं, है ना। आर द मोस्ट एंशिएंट इनहेबिटेंट्स ऑफ इंडिया। देखो सबसे पहले अगर भारत देश में कोई आया तो वो हप्सी प्रजाति थी, इसको हमने नेग्रेटोइड बोला, नेग्रेटोइड यानी हप्सी प्रजाति, कोई डाउट नहीं है। तो काफी सारे हिस्टोरियन ऐसा मानते हैं, बिलीव दैट नेग्रेट और नेग्रोस आर द मोस्ट एंशिएंट इनहेबिटेंट्स ऑफ इंडिया, जिन्होंने भारत में आके सबसे पहले रहना शुरू किया। कैसे रहना शुरू किया, घर बनाए भी या ऐसे ही घूमते थे, रोम करते थे, ये हमें नहीं पता है, क्योंकि इतिहास हमें 5000 साल से आगे का इतिहास नहीं पता है। दे केम फ्रॉम अफ्रीका, वो कहां से आए थे? अफ्रीका से आए थे। कौन से रास्ते से आए थे? बलूचिस्तान से आए थे। कहां से आए थे? बलूचिस्तान से आए थे। दे वेर
अब वो काले थे, बोला ना मैंने, वो लोग बोलते हैं कि ये लोग काले थे, फोटो हमने रखा है काइंड ऑफ। उनकी हाइट कितनी थी? 4 to 5 फीट लंबे थे और उनके हेयर, देखो हब्सी लोगों को देखोगे ना तो उनके कर्ली हेयर्स रहते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमें इस जो वन ऑफ द IMP पेजेस में हमें पढ़ना है, उसमें से सबसे पहले हम नेग्रिट हब्सी लोगों के बारे में पढ़े। तो कुछ हिस्टोरियंस ऐसा मानते हैं दैट नेग्रिट एंड नेग्रोस आर द मोस्ट एंशिएंट इनहेबिटेंट्स ऑफ इंडिया, जिन्होंने भारत में आके रहवास किया, रुके। दे केम, कहां से आए थे वो? दे केम फ्रॉम अफ्रीका। कौन से रास्ते से आए थे? बलूचिस्तान के रास्ते से आए थे। एंड काले थे, हब्सी मतलब ब्लैक होते, और उनके हाइट के बारे में थोड़ा सा मतलब ऊपर नीचे लग रहा है क्योंकि हब्सी लोगों का हाइट थोड़ा ज्यादा होता है, लेकिन नेग्रिटोइड ऐसा माना जाता है उनकी हाइट 4 से 5 फीट, यानी आप उनको ठिंगड़े बोल सकते हो। और उनके बाल कैसे थे? कर्ली थे। देखो हमने पढ़ा, नेग्रिटोइड के बारे में पढ़ा, हब्सी पीपल के बारे में पढ़ा, बहुत छोटा सा पैराग्राफ का। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ऑस्ट्रेलॉइड के बारे में पढ़ते हैं, निषाद लोगों के बारे में पढ़ते हैं। देखो वन ऑफ द हॉट फेवरेट MCQ यहाँ पे निकल के आएगा, मैं बताता हूं, है ना। पीपल ऑफ दिस ट्राइब, ऑस्ट्रेलॉइड प्रजा के बारे में अगर हम पढ़ते हैं, वन ऑफ द IMP क्वेश्चंस भी हो सकता है। ऑस्ट्रेलॉइड जो प्रजाति थी वो कहां से आई थी? अग्नि एशिया से आई थी दोस्तों। कहां से आई थी? अग्नि एशिया से, साउथ ईस्ट एशिया। व्हाट डू यू मीन बाय साउथ ईस्ट एशिया? बराबर है, अगर ये मेरा ईस्ट पोर्शन है, अगर ये मेरा नॉर्थ पोर्शन है ना, अगर ये मेरा वेस्ट पोर्शन है, अगर ये मेरा साउथ पोर्शन है, तो साउथ ईस्ट ये हुआ, ये दोनों के बीच का जो है ना साउथ ईस्ट ये हुआ। इसको हम गुजराती में अग्नि भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अग्नि भी बोलते हैं। दिस इज व्हाट वी कैन कॉल साउथ ईस्ट एशिया। तो जो पीपल ऑफ दिस ट्राइब है वो अग्नि एशिया से भारत देश में आई थी, साउथ ईस्ट एशिया। कोई डाउट है? नहीं है। इनके फिजिकल फीचर्स के बारे में पढ़ लेते हैं। इनका जो फिजिकल फीचर्स है, बेसिकली ये लोग भी काले थे, जैसे कि हब्सी प्रजाति थी वो भी काली थी, तो बेसिकली ये लोग भी कैसे थे? काले थे। उनका हेड देखो ऐसे ऐसे ऐसे, इनका हेड जो था वो हद से ज्यादा ब्रॉड था। उनका जो नाक है वो फ्लैट ऐसे चपटा था, फ्लैट नोज था, है ना, देखो दिख रहा है, फ्लैट नोज था। इनकी हाइट भी जैसे कि हमारे, देखो हाइट ऐसे कोरिलेट कर सकते हो आप, इनकी हाइट भी कैसे थी? जैसे वो हब्सी लोगों की हाइट छोटी थी ना, इनकी भी हाइट इतनी ज्यादा नहीं थी। दे वर ऑल्सो शॉर्ट इन हाइट, राइट। तो ऑस्ट्रेलॉइड के बारे में, ऑस्ट्रेलॉइड प्रजाति थी वो साउथ ईस्ट एशिया से आई थी। कहां से आई थी? साउथ ईस्ट एशिया, अग्नि एशिया से आई थी। इनके फिजिकल फीचर्स में सबसे पहले वो लोग काले थे। वो लोग कैसे थे? काले थे। दूसरा, उनका नोज कैसा था? चपटा था, फ्लैट था। और थर्ड वाला, उनकी हाइट कैसी थी? शॉर्ट थी। दूसरे जो वर्ड्स है उसके बारे में हम गए नहीं, एटसेट्रा लिख दिए, बात खत्म। आपकी बुक में जितना लिखा है, कोई भी आप कहीं में भी पढ़ाई करो, एक्स्ट्रा नॉलेज होना अच्छी बात है, लेकिन जो बुक होती है ना वही आपके लिए उस साल भगवान होती है, उसी को फॉलो करो, वही लिखना है। उससे ज़्यादा लिख दो फिर वो चेकर के ऊपर जाता है, मार्क्स देना नहीं देना, है ना। और कुछ लोग होते हैं सर ये करना जरूरी है, फिर वो पढ़ने के लायक नहीं होते। जो बुक आपको दी गई है उसको पढ़ो। द आर्यन, अब ये वन ऑफ द हॉट फेवरेट IMP MCQ हो जाता है, कभी बहुत सारे पेपर्स में निकलता है। इनको जो ऑस्ट्रेलॉइड है, इनको निषाद नाम किसने दिया? सो द आर्यंस, जो महाभारत वाले लोग थे ना, सबसे मतलब खतरनाक प्रजाति, कुरुक्षेत्र पूरा लाल पड़ा है अभी तक, महाभारत कर डाला था आर्यंस ने, क्या ही खतरनाक लोग थे। द आर्यन जो बहुत बाद में आए भारत देश में, उन्होंने जो ऑस्ट्रेलॉइड प्रजाति थी उनको इन्होंने निषाद नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया? निषाद। भारत देश में आज की तारीख में निषाद सरनेम प्रचलित है। द आर्यंस हु केम लेटर ऑन टू इंडिया, भारत में जो आर्यंस आए उन्होंने उनको निषाद नाम दिया। नाउ ये प्रजाति के ओरिजिन्स कहां कहां मिल जाएंगे हमें? द ओरिजिन्स ऑफ द ट्राइब्स लाइक, जैसे कोल एंड मुंडा प्रजाति है ना, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स इनसे मिलते जुलते हैं। फिर खासी प्रजाति है, फिर आसाम की कुछ प्रजातियां हैं, फिर अंडमान निकोबार एंड म्यांमार, उनकी भी काफी सारी प्रजाति है जिनकी कुछ समानता है ऑस्ट्रेलॉइड प्रजातियों से,
कुछ समानताएं मिलती जुलती है, जो कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करो, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करो, शायद डीएनए भी इन लोगों ने मैच किया हो, क्या पता। बराबर है। फिर से रिपीट करते हैं, ये जो ओरिजिन्स ऑफ ट्राइब्स लाइक्स, जो कोल प्रजाति, कोल और मुंडा प्रजाति है, उनके ओरिजिन्स ऐसा लगता है वो ऑस्ट्रेलॉइड्स है। जो खासी प्रजाति है ऐसा लगता है वो भी ऑस्ट्रेलॉइड्स है। फिर आसाम की कुछ ट्राइब्स प्रजातियां है, वो भी ऐसा लगता है कि वो क्या है, ऑस्ट्रेलॉइड है। फिर निकोबार की कुछ प्रजातियां है, उनके भी ओरिजिन्स आपको ऑस्ट्रेलॉइड से मिलते जुलते लगते हैं। फिर म्यांमार की भी कुछ प्रजातियां है, ऐसा लगता है वो भी ऑस्ट्रेलॉइड से मिलते जुलते हैं, हैव सिमिलैरिटीज टू द ऑस्ट्रेलॉइड्स। नाउ भारतीय कल्चर में और सिविलाइजेशन में, देखो आपकी बुक में, एसएस की बुक में मैं बात कर लूं, यहां पे काफी सारी जगह जेड है। आपको एस लिखना है एस लिखो, जेड लिखना है जेड लिखो। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं, ये जो एस है ना वो हमारा इंग्लिश है, क्योंकि हम जो है हमारे देश में अंग्रेजों का इंग्लिश चलता है, और जेड वाला स्पेलिंग जो है ना वो एक्चुअली अमेरिकन इंग्लिश है। और ये ऐसा होता है, इसलिए होता है क्योंकि जब हम टाइप करते हैं ना माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जब भी ये बुक बनाई गई तो उसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अमेरिकन इंग्लिश होगा। तो काफ़ी सारी जगह पे जेड है, काफ़ी सारी जगह पे एस है। आपको गूगल करना है तो गूगल कर लो, जो एस वाला स्पेलिंग है वो हमारा स्पेलिंग है। तो और आपकी इस पर्टिकुलर एसएस की बुक में बहुत सारे स्पेलिंग एरर्स है, मैंने यहाँ पे जितना हो सके उतना करेक्ट करने का कोशिश किया है। तो ये जो ऑस्ट्रेलॉइड प्रजाति है उनका भारतीय कल्चर में, भारतीय कल्चर और सिविलाइजेशन, हमारी जो संस्कृति है उसके अंदर इनका कंट्रीब्यूशन हद से ज़्यादा है और बहुत बढ़िया है। अब ये लोग क्या बनाते थे, मतलब अभी बहुत पौराणिक ज़माने में मोबाइल तो बनाते नहीं होंगे, तो वो लोग मिट्टी के बर्तन बनाते थे, क्ले यूटेंसिल्स बनाते थे। कपड़े कौन से पहनते थे, कॉटन के कपड़े पहनते थे। और काफ़ी सारी स्किल्स से एकदम नेचुरल लाइन बनता है, बहुत सारी स्किल्स नहीं लिखी। आपकी बुक ने आपको कंफ्यूज भी नहीं किया। उन्होंने क्या बोला आपको, को मिट्टी के बर्तन बनाते थे, कॉटन के कपड़े पहनते, और उनको बहुत सारी चीज़ें आती थी, है ना, कोई टेंशन है ही नहीं। दे हैड ग्रेट रिलीजियस बिलीफ टू। और आखिरी वाला लाइन भी बनता है, वो धार्मिक लोग भी थे। कितना अच्छा है। और इतने लिखने के आपको अगर 2 मार्क्स मिल रहे हैं तो कभी भी लिख सकते हैं। देखो फिर से देख लेते हैं हम, ऑस्ट्रेलॉइड प्रजा निषाद लोगों के बारे में पढ़ लेते हैं, कितना अच्छा लिखा है। ये जो प्रजाति थी वो कहाँ से आई थी, साउथ ईस्ट एशिया से आई थी, बराबर है, अग्नि एशिया से आई थी। उनके फिजिकल फीचर्स क्या थे, उनका ऐसे ब्रॉड हेड हुआ करता था, काले लोग थे, ब्लैक स्किन विथ ब्रॉड हेड, फ्लैट नोज था, शॉर्ट इन हाइट था। बढ़िया हो गया, हमारा काम हो गया। फिर जो आर्यंस थे जो बाद में आए भारत देश में, उन्होंने उनको क्या बोला, निषाद बोला। फिर इनकी जो हमारी ओरिजिन्स, कुछ प्रजातियां है, कॉल एंड मुंडा प्रजाति है, उनके जो ओरिजिन, उनकी शुरुआत ऐसा लगता है कि ये ऑस्ट्रेलॉइड्स है। खासी प्रजाति भी ऐसा हमें लगता है कि वो ऑस्ट्रेलॉइड्स है। फिर कुछ आसाम की जो ट्राइब्स है, फिर निकोबार एंड म्यांमार की कोई ट्राइब है, वो भी ऐसा लगता है कि उनके ओरिजिन्स ऑस्ट्रेलॉइड प्रजाति से मिलते जुलते हैं। फिर ऑस्ट्रेलॉइड प्रजाति का कंट्रीब्यूशन इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन कल्चर एंड सिविलाइजेशन इज इमेंस। ये भी लाइन बनता है, हम कभी भी लिख सकते हैं इस लाइन को। और वो लोग क्या बनाते थे, क्ले के यूटेंसिल बनाते थे, कपड़े कौन से पहनते थे, कॉटन के कपड़े पहनते थे, और एल्स क्या चाहिए, मतलब काफी सारी स्किल्स वो जानते थे। एंड वो कैसे थे, धार्मिक लोग थे। दे हैड ग्रेट रिलीजियस बिलीफ टू। हम आगे बढ़ते हैं, द द्रविडियंस, तीसरे वाला पोर्शंस। इन्होंने हमारे देश को बहुत कुछ दिया है। देखो क्या क्या दिया है, हद से ज्यादा दिया है। यहां पे इनके बारे में जान के, इनके बारे में लिखना मतलब ऑलमोस्ट आसानी ही रह जाएगा, है ना, एक दिल से पढ़ते हैं इन लोगों को। द्रविडियंस वेर कंसिडर्ड टू बी द क्रिएटर। क्या बात है, देखो यहाँ पे पूरे चैप्टर में आपको इंडस वैली सिखाया गया। अब यहाँ पे सिंधु वैली दिया, बुक में काफी सारी गलती है। सिंधु वैली सिविलाइजेशन और इंडस वैली सिविलाइजेशन सेम है। अभी ऊपर वाले पैराग्राफ में यहाँ पे एस था, यहाँ पे जेड है। आपको मैंने बता दिया व्हाट इज द डिफरेंस देयर। आपको जो फॉलो करना है वो करो, मार्क्स तो उनको देने ही पड़ेंगे क्योंकि एक ही बुक में 2-2 स्पेलिंग है। द्रविडियंस वेर कंसिडर्ड टू बी द क्रिएटर ऑफ सिंधु वैली सिविलाइजेशन। अगर जो हमारा इंडस वैली जो बहुत बड़ा महान सिविलाइजेशन है, ऐसी संस्कृति है जिनको आज की तारीख में अच्छी फॉरेन सिविलाइजेशन को भी उसको रिस्पेक्ट करना पड़ता है, इतना महान संस्कृति है हमारा। द्रविडियंस ने इंडस वैली सिविलाइजेशन और मोहेंजोदड़ो दोनों का क्रिएशन की जवाबदारी उनको हुई जाती है। मतलब ऐसा माना जाता है कि उन्होंने ही उसको क्रिएट किया था। एंड उससे भी बड़ी बात,
दे आर कंसिडर्ड टू बी द डायरेक्ट डिसेंडेंट्स ऑफ द स्टोन एज कल्चर। जो हमारा पाषाण युग था उसके डायरेक्ट डिसेंडेंट्स, मतलब ऐसा माना जाता है कि उनके स्टोन एज कल्चर जो था उनके वारसदार भी यही लोग थे। तो द्रविडियंस को हम कैसे भूल सकते हैं। द्रविडियंस वर कंसिडर्ड टू बी द क्रिएटर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड और मोहेंजोदड़ो संस्कृति। उसके अलावा दे आर द डायरेक्ट डिसेंडेंट्स ऑफ द स्टोन एज कल्चर। ये यहां पे आपकी बुक में आर लिखा है, इट इज अ स्टोन एज कल्चर। स्पेलिंग यहां पे हमेशा सही है। द ट्राइब्स विच केम फ्रॉम नॉर्थ सर्वाइव्ड विद द लैंग्वेज एंड कल्चर फीचर्स। जो भी नॉर्थ से प्रजाति आई थी ना नॉर्थ से प्रजाति आई थी वो अपनी भाषा और अपने कल्चरल फीचर के साथ भारत में सर्वाइव कर गई। लेटर ऑन, उसके बाद में दे वर ओनली कॉल्ड द्रविडियंस। जो नॉर्थ से आए थे वो अपनी भाषा और कल्चर फीचर के साथ भारत में सर्वाइव कर गई, और जैसे जैसे आगे बढ़े उनको हमने द्रविडियंस नाम दे दिया। फिर हमारे देश में हम पता है ये जो हमारे भगवान को माता जी और ये जैसे शंकर भगवान इतना रिस्पेक्ट देते, ये पूरा का पूरा कल्चर इन्हीं की देन है। द्रविडियंस ने हमें बताया कि द्रविडियंस गिव द कंसेप्ट ऑफ मदर एज गॉडेस। अगर कोई जिसको हम जैसे अम्बे माँ है उनको गॉडेस मानते हैं, ये जो कल्चर है हमें द्रविडियंस ने दिया। फिर जो फादर है उनको गॉड बोला गया, भगवान बोला गया। जैसे माता जी और भगवान ये वर्ड हम ऐसे इंटरचेंजेबली यूज करते हैं ना। उसके बाद में ये जो विचार है, सो द थॉट ऑफ पार्वती एंड शिवा एज मदर एंड फादर ऑल्सो डेवलप्ड। तो सब कुछ देखो शुरुआत द्रविडियन से हुई, उसके बाद में सब चीजें यहीं से आई है। मोर ओवर ये जो परंपरा है, हम पता है ना नेचर को, वी आर अ नेचर लविंग पीपल। तो ये जो नेचर है, द ट्रेडिशन परंपरा है, जो हम नेचर को वर्शिप करते हैं, ऐसे पूजते हैं, इज ऑल्सो द गिफ्ट ऑफ द्रविडियंस। 5-6 लाइन हमारी खत्म हुई, पता नहीं चला क्या था इस पर्टिकुलर 5-6 लाइन का कोर क्या था। सो द द्रविडियंस वर कंसिडर्ड टू बी द क्रिएटर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। सिंधु खिंडी संस्कृति उनके सर्जक है वो लोग, एज वेल एज मोहेंजोदड़ो के दोनों के सर्जक है। एट द सेम टाइम दे आर कंसिडर्ड टू बी द डायरेक्ट डिसेंडेंट्स ऑफ द स्टोन एज कल्चर। जो स्टोन एज कल्चर था उनके सीधे वारसदार उनको माना जाता है। फिर दूसरा वाला जो लाइन है, नॉर्थ से जितनी भी प्रजाति आई, नॉर्थ से जो लोग आए उनका जो पर्टिकुलर लैंग्वेज है वो लैंग्वेज और कल्चर के साथ वो लोग सर्वाइव कर चुके भारत में, और उनको बाद में द्रविडियंस नाम दिया गया। फिर ये जो हमारा गॉड एंड गॉडेसेस वाला कॉन्सेप्ट है वो भी हमें किसने दिया, द्रविडियंस ने दिया। और इसी की वजह से मदर को ऐसे मतलब पार्वती बोलना, फादर को शिवा बोलना, ये कॉन्सेप्ट भी धीरे धीरे डेवलप हुआ। फिर ये जो परंपरा है, हम नेचर को पूजते हैं, हम हवा को पूजते हैं, हम पर्वत को पूजते हैं, हम नदी को पूजते हैं, हम पेड़ को पूजते हैं, हर एक चीज को हम पूजते हैं। ये सब हमें कल्चर किसने दिया, ये द्रविडियंस ने दिया। तो ये पैराग्राफ हमारा आधा वाला पैराग्राफ हो गया। हम आगे बढ़ते हैं। द ट्रेडिशन ऑफ वर्शिपिंग विद धूप। हम ये पूजा नहीं करते ऐसे धूप 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 ऐसे इंसेंस स्टिक अगरबत्ती करते हैं, वो भी कल्चर हमें किसने सिखाया, हमें द्रविडियंस ने सिखाया। द ट्रेडिशन ऑफ वर्शिपिंग विद धूप, जिसको इंसेंस स्टिक बोल दो, अगरबत्ती बोल दो, दीप लैंप दिया करते हैं, वो भी कल्चर हमें किसने सिखाया, द्रविडियंस ने सिखाया। फिर ये जो हम भगवान की आरती करते रहते हैं वो भी हमें कल्चर किसने सिखाया, ये सभी गिफ्ट द्रविडियंस की है। द ट्रेडिशन ऑफ वर्शिपिंग विद धूप ब्रैकेट में इंसेंस स्टिक, दीप, लैंप एंड आरती आर कंसिडर्ड टू बी द गिफ्ट्स ऑफ द्रविडियंस। ये ऐसा माना जाता है कि ये सभी चीजें हमें द्रविडियंस ने सिखाई। बिसाइड्स नेचर एंड एनिमल वर्शिपिंग, हम नेचर जी ऑलरेडी ऊपर एक बार लाइन आ गया। बिसाइड्स नेचर एंड एनिमल वर्शिपिंग, हम पता है हमारी गाय माता, काऊ को हम माता बोलते हैं, ये भी हमें किसने सिखाया, द्रविडियंस ने सिखाया। आर देयर ग्रेट फीचर्स। ओरिजिनल डिटीज, मतलब उनके जो ओरिजिनल भगवान थे ऑफ द्रविडियंस, ये थोड़ा हम अलग लेवल पे जाएंगे अभी। जो द्रविडियंस के ओरिजिनल भगवान थे उनको आर्यंस ने भी एक्सेप्ट कर लिया है ना, और उन आर्यंस ने उनको लेटर देखो मॉडिफाई किया। ओरिजिनल डिटीज, उनके जो ओरिजिनल भगवान थे द्रविडियंस के, हैव बीन एक्सेप्टेड बाय द आर्यंस। आर्यंस ने बोला चलो ठीक है आपके भगवान है, हमारे भी भगवान है। एंड वेर रीएस्टैब्लिश्ड, उनको रीएस्टैब्लिश किया गया बाय देम एज गॉड ऑफ कल्चर विद पेस ऑफ टाइम। वक्त जाते जाते उनको कल्चर के रिलेटेड बहुत सारे नाम दिए गए, उनको मॉडिफाई किया गया, रीएस्टैब्लिश किया गया अंडर द ट्रिमेंडस इन्फ्लुएंस ऑफ नॉर्थ। जैसे हमने बोला ना, स्टार्टिंग में ही बोला कि आर्यंस बहुत पावरफुल थे, तो आर्यंस की वजह से आर्यंस इतने पावरफुल थे कि द्रविडियंस को साउथ में जाना पड़ा।
तो अंडर द ट्रिमेंडस इन्फ्लुएंस, बहुत भारी थे आर्यंस, तो उनको नॉर्थ में आर्यंस पावरफुल होते गए। अंडर द ट्रिमेंडस इन्फ्लुएंस ऑफ नॉर्थ, आर्यन कल्चर वॉज डीपली इंटरनलाइज बाय द्रविडियंस, और आर्यन का कल्चर मतलब इंटरनलाइज मतलब आर्यंस के अंदर द्रविडियंस कल्चर भी देखने को मिलता है। हैंस इंटरकास्ट मैरिजेस टुक प्लेस, इंटरकास्ट मैरिजेस होने लगे। द्रविडियंस हैड मैट्रियार्चियल सिस्टम ऑफ फैमिली, देखो ये थोड़ा अलग हो गया, हम जो है हम पुरुष प्रधान देश में रहते हैं अभी, हमारे घर में पुरुष प्रधान चलता है, जेंट्स चलता है, लेकिन जो द्रविडियंस है उनके घर में मैट्रियार्चियल सिस्टम, वो लेडीज प्रधान माने जाते हैं, है ना, जहां पे लेडी प्रायोरिटी में होती है। द्रविडियंस हैड मैट्रियार्चियल सिस्टम ऑफ फैमिली, वो कैसे रहते हैं, मातृ प्रधान है वो। द्रविडियंस प्रोग्रेस्ड अ लॉट इन डिफरेंट क्राफ्ट्स एंड आर्ट्स, लाइक वो लोग किस में माने जाते हैं, किस में आगे थे, बोट और राफ्ट बनाने में आगे थे, वो विविंग करने में आगे थे, स्पिनिंग करने में, डाइंग करने में वो आगे थे। देन वो वाला लाइन आ गया, ड्यू टू द डोमिनेंस ऑफ द आर्यंस दे शिफ्टेड टू साउथ इंडिया एंड सेटल देयर, वो साउथ में सेटल हो गए, और परिणाम स्वरूप टुडे वी कैन सी द पीपल स्पीकिंग द्रविडियन फैमिली लैंग्वेजेस लाइक तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा एंड मलयालम एक्सेट्रा। तो साउथ में ये सब लैंग्वेज चलती है कि नहीं चलती है, यहाँ पे काफी सारी लाइन्स है जो आपको मतलब याद करने की भी जरूरत नहीं है, पूरा अभी आज की तारीख में भारत देख लो तो वहां पे दिखता है। तो द्रविडियंस के बारे में आपको पर्टिकुलरली जो मेजर चीजें वो क्या याद रखने की जरूरत है, द्रविडियंस were considered to be the creator of Indus Valley civilization, सिंधु वैली civilization बोल दो, एंड मोहनजोदड़ो बोल दो, एंड दे आर द डायरेक्ट डिसेंडेंट्स ऑफ द, वो कौन किस स्टोन एज कल्चर के डायरेक्ट डिसेंडेंट्स है, बराबर है। फिर जो नॉर्थ से जो लोग आए उनका लैंग्वेज और कल्चर मतलब ऐसे बना रहा, और उनको ही हमने बाद में क्या बोला, द्रविडियंस बोला। ये जो गॉड एंड गॉडेसेस वाला कल्चर है, कॉन्सेप्ट है, विचार है, वो हमें किसने दिया, द्रविडियंस ने दिया। इसी का मतलब जो पार्वती और शिवा मदर एंड फादर है, वो वाला एक थॉट डेवलप हुआ। ये जो हमने नेचर को ऐसे वर्शिप करते, ये सोच भी हमें द्रविडियंस ने सिखाई। फिर धूप, लैंप और आरती, ये भी हमने द्रविडियंस ने सिखाया। नेचर एंड एनिमल वर्शिपिंग भी हमको द्रविडियंस ने सिखाया। ये जो इतने स्ट्रांग थे आर्यंस ने इनका कल्चर को एडॉप्ट कर दिया, उनके भगवान को, ओरिजिनल डिटीज को भी ऐसे एक्सेप्ट कर लिया और उनको रीएस्टैब्लिश किया, मतलब मॉडिफाई फॉर्म में। और उनका कल्चर, आर्यंस का कल्चर द्रविडियन के कल्चर के द्वारा इंटरनलाइज हुआ, इंटरकास्ट मैरिजेस हुआ, बराबर है। उनके जो काम है वो क्या करते थे, बोट और राफ्ट बनाते थे, वो विविंग करते थे, वो स्पिनिंग करते थे, डाइंग करते थे। और ड्यू टू द डोमिनेंस ऑफ द आर्यंस के डोमिनेंस की वजह से उनको कहाँ पे जाना पड़ा, साउथ में जाना पड़ा। और उसके बाद में साउथ की जो लैंग्वेजेस है, इसीलिए जो द्रविडियंस की वजह से द्रविडियंस फैमिली लैंग्वेजेस लाइक तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा एंड मलयालम। यस, अब मेरे हिसाब से द्रविडियंस वाला फंडा हम हाँ हल्का सा स्पीड में गए, लेकिन मेरे हिसाब से कवर हो गया, बढ़िया था, है ना। हम आगे बढ़ते हैं, अदर ट्राइब्स के बारे में पढ़ना है ना। मुझे आज ये आर्यंस वाला पोर्शन खत्म करना है, ठीक, देखता हूं मैं कितना सक्सेसफुल होता हूं, बराबर है। अदर ट्राइब्स अपार्ट फ्रॉम, मतलब ये जो अबाउ थे, बराबर है, जिनके बारे में हमने पढ़ा, बराबर है, नेग्रिटोइड के बारे में पढ़ा, ऑस्ट्रेलॉइड्स के बारे में पढ़ा, द्रविडियंस के बारे में पढ़ा, उनके अलावा भी काफी सारी प्रजातियां आई थी। तो वो कौन कौन थी, अपार्ट फ्रॉम अबाउ, हमारे देश में मंगोलॉइड आए थे। कौन आया था, मंगोलॉइड के बारे में पढ़ते हैं हम। मंगोलॉइड आए थे, अल्पाइन प्रजा आई थी, ये उनका फोटो है, ऐसा समझ लो। दिनारिक भी आई थी और आर्मेनॉइड भी आए थे, वेर ऑल्सो देयर इन इंडिया। MADA, मादा, कौन आया था, MADA, ये जो एक्स्ट्रा प्रजाति है, MADA, मादा, है ना, वो मादा। आप डिस्कवरी चैनल देखते हो ना, नर वो मादा, वो ऐसा बोलते रहते हैं, समझ रहे हो, आगे की स्टोरी नहीं बोल सकता। अपार्ट फ्रॉम हमारे देश में और 4 प्रजाति आई थी, मादा। M stands for Mongoloid, Alpine, Dinaric and Armenoid. Mongoloid, Alpine, Dinaric and Armenoid, मादा प्रजातियां आई थी, 4 प्रजातियां आई थी। ये अल्पाइन ट्राइब का फोटो है। हम सबसे पहले मंगोलॉइड को कवर करते हैं। दे केम टू इंडिया फ्रॉम नॉर्थ चाइना। कहां से आए थे वो, नॉर्थ चाइना से आए थे। विया टिबेट एंड सेटल डाउन एट नॉर्थ आसाम, वो टिबेट के रास्ते, मंगोलॉइड जो प्रजा है वो टिबेट के रास्ते हमारे देश में आई थी। और कहां पे सेटल हो गई, नॉर्थ आसाम में सेटल हो गई। और कहां पे सेटल हो गए, सिक्किम में सेटल हो गए। और कहां पे सेटल हो गए, भूटान, वेस्ट बंगाल एटसेट्रा। इसीलिए आप देखो वेस्ट बंगाल में भी ऐसे थोड़े ऐसे चिपटे नाक वाले लोग आपको मिल जाएंगे, आसाम में मिल जाएंगे, सिक्किम में मिल जाएंगे, भूटान से। तो जो मंगोलॉइड प्रजा है वो बेसिकली केम फ्रॉम नॉर्थ चाइना, राइट, वी आर द टिबेट एंड दे ग्रेजुअली, धीरे धीरे ये सब इंडियनाइज हो गए, भारतीयकरण हो गया उनका।
मंगोलॉइड पीपल पजेस द फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। अब ये कैसे लोग थे? हल्के से येलो लग रहे थे, उनका फेस, अभी चाइना से आए थे तो फ्लैट फेस होगा उनका, और ऐसे चीक है ना, चबी चीक्स होते हैं ना, ऐसे थोड़े मतलब ये देखो ऐसे भरे हुए चीक्स होते हैं ना, ऐसे जैसे मोटे लोग होते हैं। उनकी आंखें, चाइनीज कल्चर है इसलिए उनकी आंखें आलमंड शेप, आलमंड देखा है ना, बादाम, आलमंड शेप आइस रहते थे। मंगोलॉइड्स वेर ऑफ येलो कॉम्प्लेक्शन एंड दे वर नोन एज किराट, उनको किरट बोल दो, किराट बोल दो, उस नाम से जाने जाते थे। तो अदर ट्राइब्स भारत में अपार्ट फ्रॉम द अबाव, यानी हमने नेग्रोटॉइड बारे में पढ़ा जिसको हम हब्सी बोलते थे, ठीक है। फिर हमने ऑस्ट्रेलॉइड के बारे में पढ़ा जिनको हम निषाद बोलते थे, आर्यंस ने उसको निषाद नाम दिया। फिर द्रविडियंस आए, द्रविडियंस को तो मतलब तगड़ा पैराग्राफ ही पढ़ लिया। अदर ट्राइब्स में मादा आए थे, मादा यानी मंगोलॉइड, अल्पाइन, दिनारिक एंड आर्मेनॉइड, और 4 प्रजाति। उसमें सबसे पहले हमने मंगोलॉइड को बारे में जाना, आपकी बुक में इनके बारे में डिटेल में दिया गया है। ये कहां से आए थे? नॉर्थ चाइना से आए थे हमारे देश में। कौन से रास्ते से आए थे? तिब्बत के रास्ते से आए थे। और वो कहां पे सेटल डाउन हुए? देखो ये प्रजाति नॉर्थ आसाम, सिक्किम में रहे, भूटान है ना, वेस्ट बंगाल और एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। धीरे धीरे उन्होंने अपने आप को भारतीयकरण कर दिया उन्होंने अपने आप का। ये जो मंगोलॉइड प्रजाति है उनके फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे थे? तो उनका कॉम्प्लेक्शन येलो था, थोड़े येलो से दिखते थे। उनका फेस कैसा था? फ्लैट था, चबी चीक्स थे और आलमंड शेप्ड आइज थी। और ये जो मंगोलॉइड है उनको किराट नाम से भी जाना गया। हम आगे बढ़ते हैं। अल्पाइन, दिनारिक और आर्मेनॉइड, इनको एक ही पैराग्राफ में कवर करते हैं। कौन से पैराग्राफ में कवर करते हैं? एक ही पैराग्राफ में कवर करते हैं। दिस पीपल सेंट्रल एशिया से, मध्य एशिया से आए थे। ऑल दिस 3 ट्राइब हैव सिमिलरिटीज, और ये तीनों प्रजाति मतलब ऑलमोस्ट सिमिलर थी। और इनके जीन्स, जो ओरिजिन, हमने ये वर्ड का पहले भी यूज किया था, डीएनए बीएनए चेक किया होता। अब दिस ट्राइब्स आर फाउंड इन लार्ज नंबर ऑफ गुजरात। इनके फेस भी देखो बाय एंड लार्ज हमारे फेस से गुजरात के काफी सारी लोगों से मिलते जुलते हैं। सौराष्ट्र, महाराष्ट्र, बंगाल एंड ओडिशा, ये जो अल्पाइन, दिनारिक एंड आर्मेनॉइड प्रजा है, इनके जो जीन्स है वो गुजरात यानी उनके ओरिजिन गुजरात के लोगों से मिलते जुलते हैं, सौराष्ट्र के लोगों से मिलते जुलते हैं, महाराष्ट्र के लोगों से मिलते जुलते हैं ये लोग, एंड बंगाल एंड ओडिशा। तो अगर आपको अल्पाइन, दिनारिक और आर्मेनॉइड के बारे में जानना है, उनके बारे में लिखना है, तो ये लोग सबसे पहले सेंट्रल मध्य एशिया से आए थे। इनके जो जीन्स है गुजरात में, मतलब गुजरात और सौराष्ट्र एक ही चीज है, लेकिन बुक में लिखा है गुजरात और सौराष्ट्र अलग अलग, तो अलग अलग लिखो। फिर आपको ये पता होना चाहिए जो गुजरात है वो पहले महाराष्ट्र का हिस्सा थे, तो फिर महाराष्ट्र भी लिख दो। एंड बंगाल और ओडिशा वो भी मतलब पड़ोसी है। तो बेसिकली जब ये लोग मध्य एशिया से आए तो वो मतलब दरिया किनारे के बॉर्डर, ईस्ट और वेस्ट के बॉर्डर साइड पे रहने लगे मेरे हिसाब से, समझ रहे हो ना। वो महाराष्ट्र, गुजरात और सौराष्ट्र वो भी एक दरिया किनारे पे है, और ये वेस्ट पड़ता है भारत का, और ईस्ट में बंगाल और उड़ीसा वो भी दरिया किनारे पे है, समझ रहे हो ना, ठीक है ना। उसके बाद में हम आखिरी वाला पोर्शन है जिन लोगों के बारे में हमें पढ़ना है, यू नो, और डेड एंड समझ लो, आखिरी वाला 2 पेज है, 2 पीडीएफ के 2 पेजेस है। उसके बाद में हम पार्ट 6 बनाएंगे, वो उससे हमारा चैप्टर 1 खत्म हो जाएगा। हमने बीच में थोड़ा सा हल्का सा स्पीड अप किया। आर्यव्रत, ये लोग क्या थे मतलब, समझ रहे हो, सभी चीज यहीं पे आ जाएगी। द नॉर्डिक आर्यंस वेर द क्रिएटर्स सॉरी द नॉर्डिक आर्यंस वेर द क्रिएटर्स ऑफ आर्यन सिविलाइजेशन इन इंडिया। जो नॉर्डिक आर्यंस थे वो आर्यन सिविलाइजेशन, भारत में जो आर्यन संस्कृति, जिसको मैंने सीधा महाभारत से जोड़ा, आपको मतलब थोड़ा बहुत पता चले, है ना। आर्यन सिविलाइजेशन, आर्यन संस्कृति जो भारत में अस्तित्व में आई, उसका श्रेय जाता है नॉर्डिक आर्यंस को। और क्या था जिसको हम हिंदूस बोलते हैं, आज की तारीख में हम जिन पीपल को हिंदू बोलते हैं, हिंदूस वेर कॉल्ड आर्यंस इन द एंशिएंट टाइम। पौराणिक जमाने में अगर आपको किसी को हिंदू बोलना है वो आर्यंस बोलते थे हम। एंड द एरिया वेर देर डेंसली पॉपुलेटेड, और ये वर्ड पहले भी आ गया था, जहां पे ये आर्यंस रहते थे उनको हम डेंसली पॉपुलेटेड, मतलब हद से ज्यादा इनकी वस्ती पाई जाती है, तो उनको हमने आर्यव्रता बोला। क्या बोला? आर्यव्रत बोला। एज और ज्यादा देखो द नॉर्डिक आर्यंस वर द क्रिएटर्स ऑफ, आर्यन सिविलाइजेशन के क्रिएटर्स कौन थे? उनको ये जो सिविलाइजेशन है, संस्कृति, किसने क्रिएट किया? नॉर्डिक आर्यंस ने क्रिएट किया, बराबर है। और जो पौराणिक जमाने में जो भी हिंदू था इनको हम आर्यंस बोलते थे। बैंक ऑन टारगेट एमसीक्यू आए तो भी संभाल लेना। एंड वो जहां पे भी रहते थे उसको हम आर्यव्रत बोलते थे। कोई डाउट है? वो जहां पे डेंसली पॉपुलेटेड थे उस एरिया को हम आर्यव्रत बोलते थे। नाउ जहां एज 7 रिवर्स आर फ्लोइंग ओवर देयर, वहां पे 7 नदियां बहती थी, इसीलिए उस हिस्सों को
सप्त सिंधु प्रदेश बोलते थे। हम क्या बोलते थे? सप्त सिंधु प्रदेश बोलते थे, क्योंकि वहां पे 7 नदियां बहती थी। हमने क्या पढ़ा? जो आर्यन सिविलाइजेशन है उसको क्रिस ने क्रिएट किया, नॉर्डिक आर्यंस ने क्रिएट किया, राइट है। फिर जो पौराणिक जमाने में जो हिंदू थे उसी को हम आर्यंस बोलते थे, और जहां पे वो सबसे ज्यादा रहते थे, डेंसली पॉपुलेटेड थे, उसको हमने आर्यव्रत नाम दिया, बराबर है। फिर वहां पे जहां पे वो रहते थे वहां पे 7 नदियां बहती थी, इसीलिए उस प्रदेश को हमने सप्त सिंधु नाम दिया। In ancient time, the first Aryan population was concentrated in the नॉर्थ वेस्ट। मैं आपको बता दूं आज की तारीख में भी वो हिंदू मेजोरिटी एरिया है। नॉर्थ वेस्ट मतलब आप ऐसे समझना है ना, तो उत्तर प्रदेश समझो, नॉर्थ में ये वाला हरियाणा वाला पंजाब वाला एरिया समझो, राजस्थान समझो, गुजरात समझो, महाराष्ट्र समझो। यहाँ पे ये जो बेल्ट है ना, यहाँ पे अभी भी हिंदू मेजोरिटी पब्लिक है, और इनको कन्वर्ट करना, ये सब करना हद से ज्यादा मुश्किल होता है। हम हार्डलाइन हिंदू है। द एरिया, सॉरी, तो फर्स्ट पॉपुलेशन, पौराणिक जमाने में द फर्स्ट आर्यन पॉपुलेशन वाज कॉन्सेंट्रेटेड, जहां पे सबसे ज्यादा थी वो नॉर्थ वेस्ट में थी। हमने वो एरिया देखा। देखो, वन ऑफ द आईएबी पोर्शन है, आर्यंस के बारे में लिख रहा है, बराबर है। तो आर्यन सिविलाइजेशन जो है उसको डेवलप करने का श्रेय जाता है नॉर्डिक आर्यंस को जाता है, बराबर है। और पौराणिक जमाने में जो आर्यंस थे उन्हीं को हिंदू माना जाता था, है ना। हिंदूस वेर कॉल्ड आर्यंस, कोई भी हिंदू मिला तो उसको आर्यंस बोलते हैं। और जहां पे ये लोग डेंसली पॉपुलेटेड थे उस एरिया को हम आर्यव्रत बोलते थे। क्या बोलते थे? आर्यव्रत। इसके अलावा उस हिस्से को, क्योंकि वहां पे 7 नदियां जाती थी, उसको हम सप्त सिंधु प्रदेश बोलते थे, बराबर है। और पौराणिक जमाने में फर्स्ट आर्यन पॉपुलेशन था, वो कहां पे कॉन्सेंट्रेटेड था? नॉर्थ वेस्ट में कॉन्सेंट्रेटेड था। वो उस एरिया के बारे में बताया। द एरिया ऑफ आर्यव्रता वॉज एक्सटेंडेड अप टू मिथिला बिहारी इन ईस्ट, बिहार, सॉरी, मिथिला प्रदेश है, बिहार है ना। और हमारी सीता मैया को हम मिथिलेश कुमारी भी बोलते हैं, बराबर है ना। इन साउथ इट स्प्रेड्स टू अप टू विंध्याचल, विंध्याचल हमारा प्रदेश है। ये हमारे जो जनगणमन हमारा नेशनल एंथम है उसमें भी ये प्रदेश का नाम है, विंध्याचल प्रदेश है। अगर आप जानना चाहो तो वो कौन से प्रदेश को विंध्याचल प्रदेश बोला जाता है, आप गूगल कर सकते हो। ड्यूरिंग द पोस्ट वैदिक पीरियड, देखो, द एरिया ऑफ आर्यव्रता, आर्यव्रत कहां तक एक्सटेंडेड था? तो हमने यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट के बारे में तो बोल दिया, लेकिन ईस्ट के अंदर वो बिहार, मिथिला तक एक्सटेंडेड था। तब तक उस वाले एरिया को हम आर्यव्रत बोलते थे। एट द सेम टाइम जो साउथ में अगर आपको अप टू विंध्याचल, जो विंध्याचल था अप टू, इट स्प्रेड अप टू विंध्याचल ड्यूरिंग पोस्ट वैदिक पीरियड, कोई डाउट है नहीं है। सो द एरिया ऑफ आर्यव्रता वाज एक्सटेंडेड अप टू, अगर आप ईस्ट में, हमने नॉर्थ वेस्ट की बात कर दी, हमने नॉर्थ वेस्ट पहले ही कवर कर लिया, बराबर है, दैट डेंसली पॉपुलेटेड। लेकिन अभी ईस्ट में कब तक आर्यव्रता फैला हुआ था? तो आर्यव्रत ईस्ट में बिहार, मिथिला तक फैला हुआ था। एट द सेम टाइम अगर साउथ में उसको फैलना है तो कहां तक फैला हुआ था? आपको पता है ना, द्रविडियंस साउथ में रहते थे, तो साउथ में उसको अप टू विंध्याचल जो प्रदेश है वहां तक आर्यंस की पहुंच थी। उसके बाद में मतलब कोई और प्रजाति, दे वर मोर एडवांस पीपल देन एनी अदर कंटेम्पररी ट्राइब्स। देखो, कितनी भी उस वक्त की जितने भी प्रजातियां थी उससे हद से ज्यादा एडवांस थे, उनका नॉलेज था, बहुत सारी जितनी भी उन जमाने में जो भी वॉट एवर द टेक्नोलॉजी वाज अवेलेबल देयर, वो उनके पास थी। दिस वास्ट लैंड वाज रिकॉग्नाइज्ड विद वेरियस नेम्स, और वो जहां पे भी राज करते थे उसको हम भारत भूमि नाम से जानते थे, उसको हम भारत खंड के नाम से जानते थे, उसको हम भारतवर्ष के नाम से जानते थे। जहां पे भी जिसको जो नाम अच्छा लगा वो बोल देते एटसेट्रा। आफ्टर द नेम ऑफ द किंग आर्य भारत, जो भारत था, जिनको भी हम आर्य बोलते हैं, आर्य भारत, और भारत कुल ट्राइब, भरत कुल, ये मतलब श्री राम जी के जो छोटे भाई थे उनके बारे से तब से ये आर्यंस नाम प्रचलित है। महाभारत, रामायण, क्या बोलना है जो भी बोल दो। तो ये जो आर्यंस का मोस्ट आईएमपी पोर्शन है उसको हम कवर कर रहे हैं अभी। द नॉर्दर्न आर्यंस वर द क्रिएटर्स ऑफ द आर्यन सिविलाइजेशन इन इंडिया। जो आर्यंस है, जो हिंदू थे उन्हीं को हम आर्यंस बोला गया एंशिएंट टाइम में, और वो जहां पे डेंसली पॉपुलेटेड थे उसको हमने आर्यव्रत बोला। 7 नदियां बहती थी इसीलिए उसको सप्त सिंधु प्रदेश नाम दिया जाता था। एंशिएंट टाइम में जो फर्स्ट पॉपुलेशन थी आर्यन पॉपुलेशन, वो नॉर्थ वेस्ट में डेंसली पॉपुलेटेड थी, वहां पे रहते थे वो नॉर्थ वेस्ट में। फिर अगर आपको बात करना है, है ना, सॉरी, इन साउथ इट स्प्रेड अप टू विंध्याचल, बिहार ईस्ट में बिहार मिथिला तक। दे वर मोर एडवांस पीपल, कोई भी कंटेम्पररी ट्राइब्स थी उससे वो ज्यादा एडवांस थे। और ये बड़ा लैंड, ये जहां पे भी वो रहते थे उसको हम भारत भूमि, भारत खंड, भारतवर्षा, इन नामों से हम जानते हैं। हम आगे बढ़ते हैं। आर्यंस वेर नेचर लवर्स, अगेन सॉरी,
वो एक पुराना स्टूडेंट था, आया था जो भी कॉलेज कर रहा है। आर्यंस वेर नेचर लवर्स। आर्यंस जो है बेसिकली प्रकृति प्रेमी प्रजाति है। कैसी प्रजाति है? प्रकृति प्रेमी प्रजाति है, कोई डाउट बिल्कुल भी नहीं। और ये प्रकृति प्रेम उनको कहां से मिला है? ये प्रकृति प्रेम है उनको कहां से मिला है? ये जो प्रकृति प्रेम है, हमने याद किया द्रविडियंस को उन्होंने ब्लाइंडली फॉलो किया था काफी सारी चीजों में। तो आर्यंस वेर नेचर लवर्स, जो द्रविडियंस का रूल था। एट द सेम टाइम दे लव्ड एंड वर्शिप द ट्रीज। कहां से आए? ये द्रविडियंस ने उनको सिखाया था। उन्होंने काफी सारी चीजें द्रविडियंस को कॉपी किया था। वो लोग ट्रीज को पूजते थे, वो नदियों को पूजते थे, वो माउंटेन्स को पूजते थे, वो सूर्य को पूजते थे, वो पवन को पूजते थे, वो बरसात को पूजते थे। हाँ, वही लक्षण सब हम में कैरी ऑन हुए हैं, समझ रहे हो? तो मतलब बहुत नॉर्मल सा, इसको अगर कोई रट रहा है तो उससे मूर्खा बड़ा कोई नहीं होगा। They had composed hymns rituals for praying various natural elements। इसके बारे में भी हम चर्चा कर चुके हैं पहले। उन्होंने बहुत सारी, जिसको हम रिचार्ज बोलते हैं हाइम से, उसको उन्होंने कंपोज किया था नेचुरल एलिमेंट्स के, जैसे ही हम प्रभार्स के बारे में सीख चुके थे, राइट। इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम सम रिलीजियस सेरेमनीज लाइक रिसाइटेशन ऑफ वेदास, परफॉर्मिंग यज्ञास एंड अदर एक्टिविटीज बिकम प्रिवेलेंट इन इंडिया। और धीरे धीरे आपको पता है ना, श्री राम जी ने अश्वमेध यज्ञ किया था, याद है आपको? तो ये सब परंपराएं हमारे देश में बढ़ती गई। और आज की तारीख में अगर कोई अश्वमेध यज्ञ करता है, बहुत बड़ी बात है, मुश्किल है, बहुत हद से ज्यादा मुश्किल है अब अश्वमेध यज्ञ करना, बराबर है। तो उसके फल मिलते हैं हमें। कोई भी यज्ञ किया जाए हमारे यज्ञ में, हमारी संस्कृति में, हिंदू संस्कृति में, उसके यज्ञ में बहुत सारे पावर्स होते हैं। इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम सम रिलीजियस सेरेमनीज लाइक रिसाइटेशन ऑफ वेदास, परफॉर्मिंग यज्ञस एंड अदर एक्टिविटीज बिकम प्रिवेलेंट इन इंडिया। भारत में बहुत सारे, जैसे नवचंडी यज्ञ होता है, उसके भी फल मिलते हैं जो भी यजमान करता है उसको, जो मानता है उसके लिए, ठीक है, जो नहीं मानते उनके लिए क्या। देयर वाज अ फाइन एमालगमेशन वर्ड के बारे में मैंने इसी पर्टिकुलर सेशन में पहले ही बनाया, मिश्रण। अब ये आर्यन से ज्यादा हम मतलब लास्ट वाला जो पॉइंट है ये मिश्र है कि क्या क्या हुआ था भारत देश में, क्या ये प्रजाति सब आई तो उसके बाद में ये मिश्रण क्यों हुआ। ये पोर्शन आर्यन से रिलेटेड, सिर्फ आर्यन से रिलेटेड नहीं है। There was a fine amalgamation of those tribes with their specific style of living and harmonious culture was formed। हमारे देश में ये जो प्रजाति आई उनका एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक स्टाइल ऑफ, हमने तारक मेहता का उल्टा चश्मा का एग्जांपल लिया था, बबीता जी और अय्यर जी, तो उनकी स्पेसिफिक स्टाइल ऑफ लिविंग का एमालगमेशन हुआ और हार्मोनियस कल्चर वाज फॉर्म्ड। एक बहुत ही बढ़िया एक कल्चर हमारे देश में क्रिएट हुआ, विच गेव इंडिया ग्लोरियस एंड प्रॉस्परस हेरिटेज। इसी की वजह से भारत को एक बहुत ही महान हेरिटेज मिला। दिस फॉरेनर एंड इंडियन ट्राइब्स अमालगमेटेड अगेन, वो मिश्र हो गई इन सच वे ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम दैट लॉस्ट देयर इंडिविजुअल आइडेंटिटी थ्रू इंटरकास्ट मैरिजेस। जैसे ये बबीता जी और हमारे अय्यर जी का शादी हुआ तो उनका ओरिजिनल आइडेंटिटी चला गया और उनका एक नया ही आइडेंटिटी अस्तित्व में आया, क्योंकि कुछ परंपराएं होगी वो चली जाएगी, दोनों की मिक्स परंपराएं मानी जाएगी। आउटसाइडर्स एंड लोकल पीपल वर ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय लैंग्वेजेस, स्क्रिप्ट, नेम्स एंड रिलीजियस बिलीफ्स एटसेट्रा। और ये सब वाइटल रोल और प्लेड अ वाइटल रोल इन इंडियनाइजिंग दिस फॉरेनर्स। सभी फॉरेनर्स का आखिरकार इंडियनाइजेशन, भारतीयकरण हो गया। सिंस एंशिएंट टाइम्स कंपोजिट कल्चर हैज बीन क्रिएटेड इन इंडिया। और ये पैराग्राफ है, मतलब कि भारत में कंपोजिट कल्चर का आविष्कार हुआ, एक मिश्र कल्चर। फिर से आई रिपीट, हम तारक मेहता के उल्टा चश्मा को याद करेंगे, बबीता जी और अय्यर जी, उनका एक मिश्र कल्चर अस्तित्व में आया। दे ऑल देन बिकम इंडियंस, सभी भारतीय बन गए। इन शॉर्ट, इन एंशिएंट इंडिया द अमालगमेशन मतलब मिश्रण ऑफ वेरियस कल्चर्स एंड रिच इंडियन कल्चर बाय मेकिंग इट वेरिएटेड एंड प्रॉस्परस। हमारा जो वैविध्यपूर्ण और समृद्ध वारसा है, हम लास्ट वाले लेक्चर में मतलब पार्ट 6 हमने कमिट किया था कि जो एसएस का पूरा चैप्टर 1 है, जो आपको 5 मार्क, गुजरात बोर्ड के स्टूडेंट को गुजरात बोर्ड का बुक है, गुजरात का बुक है तो 5 मार्क देगा। और ये बुक कहीं और चलेगा नहीं, सिर्फ गुजरात में चलेगा। हम सोशल साइंस में एनसीईआरटी बुक नहीं पढ़ते हैं, है ना। तो ये वाला जो पोर्शन है वो पार्ट 6 में जाएगा, प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ हेरिटेज। हमारे 5 पार्ट खत्म हुए और बस, हाँ ठीक है, थोड़ा सा ही पढ़ा है, लेकिन इसके लिए मुझे हम एक एक्स्ट्रा वीडियो बनाना पड़ेगा। ऐसे ही हमारा चैप्टर 1 खत्म होगा। अभी 5 पार्ट खत्म हुए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।